हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। हम इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 इज आल्सो नोन एज द इंटरप्रिटेशन क्लॉज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ पर सेक्शन 2A से लेकर 2J तक डेफिनेशंस डिस्कस करी गई हैं। पहला डेफिनेशन है प्रपोजल का। जब एक इंसान दूसरे इंसान को एक्सप्रेस करता है अपनी विलिंगनेस, यानी कि अपनी मर्जी किसी चीज को करने की या नहीं करने की। नहीं करना मतलब एब्सटेन करना किसी एक्ट से, और जब वो ये कर रहे हैं तो वो सामने वाले इंसान का असेंट या फिर अप्रूवल चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस। यहाँ पर पहले इंसान ने दूसरे इंसान को एक प्रपोजल दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए बी को कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करते हैं और कहते हैं कि वो अपनी कार सेल करना चाहते हैं बी को, और बी की मर्जी ऑब्टेन करना चाहते हैं, उनका एसेंट ऑब्टेन करना चाहते हैं, उनका अप्रूवल ऑब्टेन करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू सच एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर उन्होंने बी को प्रपोज किया है। आइए देखते हैं प्रॉमिस क्या होता है। सेक्शन 2B में डिफाइंड है। जब एक इंसान जो प्रपोजल एक्सप्रेस कर रहा है और जिस इंसान को प्रपोजल दिया गया है वो अप्रूवल दे देता है विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल, then the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes promise. इसी उदाहरण को आगे डिस्कस करते हुए, जब ए ने अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करी कि वो बी को अपनी कार सेल करना चाहते हैं और बी ने सिग्निफाई कर दिया कि वो अप्रूव करते हैं ये चीज़ या अपना एसेंट दे दिया, तो यहाँ पर ये प्रपोजल क्योंकि एक्सेप्ट हो गया है तो अब वो प्रॉमिस बन जाएगा। इस पर्टिकुलर रिगार्ड में जो ए है वो प्रॉमिसर है और जो बी है वो प्रॉमिसी है। ऐसा सेक्शन 2C में डिफाइन भी करा गया है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। सेक्शन 2D डिफाइन करता है कि कंसिडरेशन क्या होती है। कंसिडरेशन को समथिंग फॉर समथिंग भी कहा जा सकता है। एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है जो ट्रांजैक्शन में से अराइज हो रहा होता है। मतलब इन अ 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बोथ आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। अब कंसिडरेशन होता क्या है? प्रॉमिसर की डिजायर पे वर्क करता है सबसे पहले तो। अगर प्रॉमिसर का डिजायर नहीं है तो कंसिडरेशन फॉलो थ्रू ही नहीं कर सकता। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person, promisee या तो खुद या तो उनकी जगह उनका एजेंट हो सकता है या कोई और इंसान, या तो कोई चीज कर चुका है या तो नहीं कर चुका है, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग शोज दैट इट इज इन पास्ट, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग दिस शोज इट इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंस। या फिर प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या फिर फ्यूचर में वो कहते हैं कि वो ये करेंगे या नहीं करेंगे। सो सच एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ए और बी दो लोग हैं। ए ने कहा कि वो अपनी कार सेल करेंगे बी को, और बी ने कहा कि वो कार के को एक्सेप्ट कर लेंगे, पर वो इसके बदले 2 लाख रुपीज ए को देंगे। तो यहाँ पर दोनों ही बेनिफिट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन से। द म्यूचुअल बेनिफिट इज अराइजिंग। सो here the act of maybe selling the car or giving away the money for the car, for purchasing the car, both these acts are considerations. And इसकी जगह abstinence भी हो सकता है। मतलब अगर कोई एक एक्ट ना करे तो भी कंसिडरेशन हो सकती है। मतलब अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं अपनी कार नहीं बेचूंगी तो दैट इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन, बिकॉज यहाँ पर लिखा गया है कि when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing. अगर मान लीजिए एक promiser है A और मैं B हूँ, और उनकी डिजायर पे मैंने मना कर दिया कि वो चाहते थे कि मैं मना कर दूं, एंड मैंने मना कर दिया है to pay a certain amount. So that also comes under the purview of consideration as per the definition. Section 2E talks about what is an agreement. Every promise or every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. एक प्रॉमिस या एक से ज्यादा प्रॉमिस जो कंसिडरेशन बन जाते हैं दोनों पार्टीज के लिए आपस में, वो अग्रीमेंट होता है। सेक्शन 2F टॉक्स अबाउट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। या तो जो प्रोमिसेस खुद कंसिडरेशन होते हैं या कंसिडरेशन का पार्ट होते हैं वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अग्रीमेंट
होता है सेक्शन 2E में डिस्कस किया कि अगर एक अग्रीमेंट होता है या तो एक प्रॉमिस या फिर एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, यानी कि एक से ज़्यादा प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन रहे हैं, और ऐसा अग्रीमेंट अगर लीगली इन्फोर्सेबल ना हो तो वो वॉइड अग्रीमेंट कहलाया जाता है। लीगल इन्फोर्सेबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्फोर्सेबिलिटी टॉक्स अबाउट और अंडरलाइंस द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर जो ऑब्लिगेशन है, यानी कि अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो ए और बी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, ए के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उन्हें अपनी कार सेल करनी है, बी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उनको अमाउंट पे करना है उस कार के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हुई। और यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं होती तो वो इन्फोर्सिबिलिटी का जो एलिमेंट है वो मिसिंग होता। एंड व्हेन द अग्रीमेंट लैक्स द एलिमेंट ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी देन इट इज सेड टू बी वॉइड। सेक्शन 24 से लेकर 30 के बीच में वॉइड अग्रीमेंट्स डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेक्शन 26 में कहा गया है कि एक अगर अग्रीमेंट बन जाए जो कि मैरिज रिस्ट्रेन करता है, यानी कि मैरिज का एक्ट परफॉर्म नहीं होने देता, सो दैट अग्रीमेंट शैल बी वॉइड। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि इसमें माइनर नहीं इंक्लूड होते। अगर माइनर के रिस्पेक्ट में कोई अग्रीमेंट बनता है, माइनर की मैरिज को रिस्ट्रेन करने के लिए कोई अग्रीमेंट बनता है, तो वो वॉइड नहीं होगा। इसके अलावा मैरिज रिस्ट्रेनिंग अग्रीमेंट अपने आप में वॉइड है। मतलब अगर एडल्ट के रिस्पेक्ट में मैरिज रिस्ट्रेनिंग अग्रीमेंट बन रहा है, सो दैट इज वॉइड। सेक्शन 2H देखते हैं, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, अगर यहीं पर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी होती है तो वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है। अब देखते हैं सेक्शन 2I। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is voidable contract. अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है। voidable contract सबसे पहले तो एज पर सेक्शन 19 वो कुछ फैक्टर्स की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल माना जा सकता है। और दूसरी चीज जो हमें डेफिनेशन से पता चल रही है, यहाँ पर एक पार्टी का नाम सोचिए वन है और दूसरी पार्टी का नाम है अदर। बेसिकली टू पार्टीज हैं, ए और बी सोच लीजिए। ए के ऑप्शन पे पर्टिकुलर अग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल है, बट बी के ऑप्शन पे नहीं है। मतलब कोई एक ही पार्टी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकती है एक अग्रीमेंट को एनफोर्स करने का। दैट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर मुझे इसको पर्सपेक्टिव में डालना हो तो सेक्शन 19 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है कि अगर अग्रीमेंट का जो अग्रीमेंट की तरफ जो कंसेंट लिया गया है, कंसेंट मतलब मर्जी, अग्रीमेंट की तरफ जो कंसेंट लिया गया है, अगर वो कोअर्जन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया गया है तो अग्रीमेंट जो है वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसका कंसेंट ऐसे लिया गया है। सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट डिफाइन करा गया है एंड हम उसे एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें आप देख पाएंगे कि फ्री कंसेंट क्या होता है, बट अभी के लिए अगर मुझे समझाना हो तो कंसेंट को फ्री ही माना जाता है अनलेस एंड अनटिल इट इज अफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक एक्सेट्रा। ऐसे फैक्टर्स दिए गए हैं और इनमें से कोई एक भी अगर ट्रांजैक्शन को इफेक्ट करता है तो कंसेंट फ्री नहीं रहेगा। एंड एज पर सेक्शन 19, as I just mentioned, section 19 says that the consent to an agreement, if caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract which can be voidable at the option of one party जिसका consent ऐसे obtain किया गया है। So the whole crux of the matter is कि consent कैसे obtain किया गया है। अगर consent free नहीं था तो voidable हो सकता है contract। फैक्टर क्या था, क्या वो अनड्यू इन्फ्लुएंस था, क्या वो कोअर्जन था, क्या वो फ्रॉड था, वो डिपेंड करता है ऑन द एक्ट एंड द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड एंड विच इज वेरी सिचुएशनल। वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो सकता है। हम सेक्शन 14 एंड द रिलेटेड सेक्शंस फ्रॉम 15 to 21 एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज ट्यून इन फॉर दैट। सेक्शन 2J टॉक्स अबाउट when a contract ceases to be enforceable। सीज करना मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाना या फिर ऑपरेशनल ना होना। अब एक कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्सेबल नहीं रहेगा? जब वो वॉइड हो जाएगा, जब उसमें लीगैलिटी नहीं रहेगी, उसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं होगी, वो
वॉइड हो जाएगा। जिस मोमेंट वो सीज कर गया टू बी एनफोर्सेबल तो वो वॉइड बन जाएगा। यहां पर ये लिखा है सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल कहने का मतलब है कि अब वो इन्फोर्सेबल नहीं है, उसमें से कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं करती एंड नाउ इट हैज बिकम वॉइड। वॉइड मीन्स लैकिंग लीगैलिटी। So with this, we have discussed the definitions under Indian Contract Act 1872, and I hope you understood the concepts, you understood the important elements of the Section 2, and thank you so much for watching the video. Please consider subscribing to our channel if you haven't already. Thank you.